सो हेलो एवरीवन। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल है रिलेटेड टू फ्लक्स और आज हम इनको डिस्कस करेंगे। डिस्कशन के साथ साथ कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, तो प्लीज पे मोर अटेंशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है कि एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस r है और एक रिंग है, दिस इज रिंग एंड दिस इज स्फीयर, दोनों का रेडियस सेम है r। इस रिंग पे जो है ना बच्चों q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बोला गया कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। अब ये तो चीज समझ में आ गई हम लोगों को कि इस रिंग का कुछ पार्ट फ्लक्स बाय स्फीयर के अंदर है, ये वाला पार्ट, यानी कुछ ना कुछ तो चार्ज इस पे एसोसिएट है, फ्लक्स के अंदर ये वाला चार्ज आ गया। अब इस चार्ज को मैं q डैश मान लूं, अगर ये q डैश मुझे पता लग जाए, q डैश मुझे पता लग जाए, तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला मुझे बहुत सिंपल सा पता है सर, q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ ने ये तो बोला है कि बस ये देखेंगे कि क्रॉस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट से और हमारा काम खत्म। चलिए तो अब बात ये है कि सर ये कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल सी फंडा देखो बच्चों, दोनों का रेडियस आ रहा है, ये इस रिंग का सेंटर है, ये स्फीयर का सेंटर है, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये भी रेडियस बना। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, ये भी रेडियस बना, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये भी रेडियस बना। तो ध्यान से देखो तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसका एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एंगल 60 डिग्री है। सिमिलरली ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा बच्चों। तो बेसिकली ये एंगल कितना आ गया मेरे पास, ये एंगल आ गया 120 डिग्री। अब अगर ये एंगल मेरे पास 120 डिग्री आ गया तो मुझे ये आर्क लेंथ निकालनी आती है, बिल्कुल आती है सर आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा इनटू रेडियस। थीटा कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री को उसमें लिखो रेडियन में, तो 2 पाई बाय 3 इनटू रेडियस r। ओके, अब हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला कितना है, चार्ज का फॉर्मूला होता है सर लैम्डा इनटू एल, लैम्डा इनटू एल, और लैम्डा कितना होता है q बाय 2 पाई r। कंप्लीट में चार्ज है q और पूरे की लेंथ है 2 पाई r, 2 पाई r। तो रख दो यहाँ पर l की वैल्यू देखो, l की वैल्यू ये आ गई, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों, q बाय 2 पाई r इनटू l की वैल्यू 2 पाई r बाय 3। 2 पाई r ने 2 पाई r को कैंसिल आउट किया तो कितनी वैल्यू आ गई, q बाय 3। एक तो ऐसे निकाल लो, वरना थोड़ा लॉजिक लगाते तो सिमेट्री से भी लगा सकते थे। इस साइड देखिए टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो 1/3 इसका एंटर कर गया ना, 1/3, तो चार्ज भी 1/3 एंटर हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते थे तो ऐसे भी कर सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया q बाय 3 बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ बच्चों ये समझ में आया, आइए अब ये समझ में आ गई कि ये वाला पार्ट देखिए। अब ये क्यूब है बच्चों, ये क्यूब है और क्यूब का आपका साइड से देख रहे हो आप, तो आपको ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, बेसिकली इट्स अ क्यूब। और बोला गया ये चार्ज रॉड है मेरे पास, दिस इज चार्ज रॉड, ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज चार्ज रॉड, ठीक है। अब ये बोला गया इस पे जो लैम्डा इसकी डेंसिटी है, लैम्डा इसकी डेंसिटी है, और दिस चार्ज रॉड, और जो ये क्यूब है, क्यूब इसकी लेंथ l/2 है, और जो ये चार्ज रोड है इसकी लेंथ l है। अब इस क्यूब को ना, इस वाली रोड को हम धीरे 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 इस क्यूब के अंदर एंटर करा रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे बहुत स्लोली 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 अंदर जा रही है। तो बोला क्या, बताइए फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, इफ आई विश टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन फ्लक्स इन टाइम, तो कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंटेशन होगा। क्या ये वाली लाइन जिसको इन्होंने नाम दे दिया A, क्या ये वाली लाइन जिसको इन्होंने नाम दे दिया C, क्या ये वाली लाइन जिसको इन्होंने नाम दे दिया B, क्या ये वाला ग्राफ जिसको इन्होंने नाम दे दिया D। लॉजिकल सोचना था बहुत प्यार से कि इस क्यूब के अंदर इस चार्ज रोड को धीरे 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 एंटर करा रहे हैं, ऐसे धीरे 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 एंटर करा रहे हैं, और जो कि मूव कर रही है तो ऑब्वियसली निकलेगी और फिर बाहर जाएगी। तो बोला गया फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ कैसे बनाया जाए। चलिए अब सोचते हैं, अब ये बताओ जब चार्ज नोड बिल्कुल बाहर है तो चार्ज तो जीरो है, तो इनिशियली चार्ज जीरो है, यानी फ्लक्स तो यहीं से स्टार्ट होगा, एट t = 0 फ्लक्स जीरो है, तो यानी चारों ऑप्शन ठीक
बस इसमें से ये गलत है, सी वाला तो है ही नहीं। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे ये एंटर करेगा बच्चों, एंटर करेगा तो ऑब्वियसली पहले ये वाला पार्ट एंटर करेगा, यानी कुछ ना कुछ चार्ज एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है तो चार्ज एंटर करेगा, जैसे एंटर करेगा तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, यानी फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये बी वाला भी गलत है, इन्होंने फ्लक्स को डिक्रीज कराया है, तो या तो सी ठीक, या तो ए ठीक है या डी ठीक है। अभी देखना लेंथ एल है बच्चों, तो जब इसकी हाफ लेंथ l/2 आ जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। अभी l/2 एंटर आ गई, l/2 एंटर कर गई है, l/2 अभी भी बाहर है। तो अब जब ये धीरे धीरे बाहर आएगी तो वो उधर से जितना पोर्शन ये एंटर करेगा उतने ही, जितना पोर्शन ये बाहर निकलेगा उतने ही पोर्शन ये एंटर करेगा। तो जब तक ये पूरी की पूरी एंटर नहीं कर जाती, समहाउ ऐसी सिचुएशन नहीं हो जाती है ना, मतलब जब ये l/2 की एंटर कर गई, l/2 एंटर कर गई तो फ्लक्स मैक्सिमम अब जब ये निकलेगी, तो जब ये वाली सिचुएशन पे नहीं आ जाती, जब तक फ्लक्स यहाँ तक मैक्सिमम और फिर रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज चाहे ये l/2 पार्ट एंटर करे या पीछे वाला l/2 एंटर करे, चार्ज हमेशा सेम रहने वाला है। चार्ज कितना रहेगा, q into लैम्डा into l/2 बात समझ में आ गई ना। जब तक ये जैसे जैसे धीरे धीरे एंटर करा तो क्या हुआ, इसकी लेंथ धीरे धीरे बढ़ती गई ना, बढ़ती गई तो चार्ज बढ़ता गया। जब लेंथ l/2 आ गया तो मैक्सिमम चार्ज आ गया इसके अंदर, मैक्सिमम चार्ज। अब इसमें से थोड़ा पोर्शन आगे निकलेगा, थोड़ा पोर्शन पीछे आएगा, फिर आगे निकलेगा, फिर पीछे आएगा, तो बेसिकली हर इंस्टेंट पर चार्ज यही रहने वाला है। तो यानी पहले इंक्रीज होगा, फिर कुछ इंस्टेंट पे कांस्टेंट होगा। जब ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, अब इसके बाद जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो ये वाली रॉड कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी, यानी फ्लक्स कम होता चला जाएगा, तो फ्लक्स कम होता चला जाएगा, यानी डी इज करेक्ट आंसर। अगर मैं इसका प्लॉट करूं ग्राफ, तो ग्राफ क्या आएगा बच्चों, पहले इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज करेगा। जल्दी बताइए ये समझ में आया क्या? चलिए बच्चों अब ये देखते हैं, दीज आर हेमिस्फीयर है हमारे पास, और इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ हेमिस्फीयर। दिस इज आल्सो बेस, और ये भी बेस है। हमसे बोला गया फाइंड फ्लक्स, अब कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू बेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू बेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू बेस, and electric field lines are perpendicular to the curved surface of the hemisphere at each point. हर एक पॉइंट पर कर्व्ड सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। तो बोला गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो क्या बोला गया बच्चों, बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए बच्चों पहली बात तो ये जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो जितनी लाइन एंटर कर रही है उतनी ही लाइन बाहर जा रही है, जितनी एनर्जी एंटर कर रही है उतनी बाहर जा रही है, जो कि क्लोज्ड सरफेस है, तो फ्लक्स जीरो पहले वाले का। दूसरे वाले में देखिए बच्चों, दूसरे वाले में भी जितनी लाइंस एंटर कर रही है उतनी बाहर जा रही है, तो नेट फ्लक्स तो अभी भी जीरो होगा बच्चों। फ्लक्स नेट फ्लक्स तो बेसिकली बोला गया फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर, तो अभी भी जीरो होगा। लेकिन अब इसमें दो पार्ट्स आ गए ना बच्चों, एक ये वाला आगे देखिए, दिस इज प्लेनर सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, नीचे की डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बना बच्चों, थीटा की वैल्यू बनी 0 डिग्री बच्चों, सॉरी 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री बना बच्चों। तो अब मैं कह सकता हूं फाइनाइट क्या है, इसमें से जितना फ्लक्स एंटर करेगा कर्व्ड सरफेस में से उतना फ्लक्स बाहर जा रहा होगा, तभी तो फ्लक्स जीरो हुआ। तो बेसिकली फाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनाइट इज नथिंग बट φ1, इसको मैं φ1 बोल दूं, इसको मैं φ2 बोल दूं बच्चों, तो φ1 प्लस φ2। अब φ1 निकालो, φ1 कैसे निकालोगे देखिए ध्यान से, E ऊपर की डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, E यूनिफॉर्म है, तो फ्लक्स 1 कितना आ जाएगा बच्चों, E इनटू इसका एरिया क्या होगा बच्चों, दिस इज सर्कुलर शेप, तो एरिया बन जाएगा पाई r स्क्वायर
into cos of 180 डिग्री, यानी phi 1 दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ e pi r स्क्वायर। ये बच्चों फ्लक्स आया किसके थ्रू बच्चों? ये आपके बेस के थ्रू। तो जितना फ्लक्स बेस में से एंटर करेगा उतना ही कर्व सरफेस में से बाहर जाएगा अगर जीरो है तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस कितना है बच्चों? कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना है बच्चों? इसका पॉजिटिव e into pi r स्क्वायर। अच्छा बच्चों, इसको ना करने का एक और तरीका है। 11th स्टैंडर्ड में आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया सिखाया गया था कि बेसिकली अगर हम इस पे टॉर्च इंसिडेंट करें, टॉर्च की लाइट को मारे, एक हेमिस्फीयर है, इधर से टॉर्च की लाइट को मारे तो दीवार पर इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन देखो तो बेसिकली वो एक शेप बनेगा, ए सर्कुलर शेप, ये वाली शेप। तो बेसिकली इसका एरिया हमें निकालना होता है। दिस इज वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया। तो वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया एक सर्कुलर शेप का बनने वाला है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी हो जाएगी बच्चों? E, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? E into pi r स्क्वायर। तो वहां से भी आंसर आ सकता है हमारे पास, मर्जी आपकी, जैसे आपको याद रखना है वैसे। तो दिस इज फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, जो कि ये पॉजिटिव आया, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, एंटर कर रही है तो नेगेटिव और बाहर जा रही है तो पॉजिटिव। अब इसमें से आइए बच्चों, जो कि बोला गया है क्वेश्चन में बोला ही गया है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है बच्चों। तो एंगल बिटवीन E एंड A हर पॉइंट पर 0 डिग्री, हर पॉइंट पे 0 डिग्री एंगल बना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है बच्चों? 2 pi r स्क्वायर, 2 pi r स्क्वायर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा E into 2 pi r स्क्वायर, दैट्स इट, E into 2 pi r स्क्वायर। जल्दी बोलो बच्चों, ये समझ में आया? चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों। क्वेश्चन ये बोला गया, एक स्फीयर है हमारे पास, दिस इज अ स्फीयर, और इसके बाहर चार्ज रखा हुआ है Q चार्ज, और यहाँ कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस चूज कर लिया। ये एक जो ये आर्बिट्रेरी शेप है, क्लोज्ड सरफेस है। बोला गया व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। अब नेचर का मतलब या तो पॉजिटिव, जैसे इसमें देखा हम लोग ने, एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव। उसमें देखा गया कि फ्लक्स का नेचर कैसा है। इसमें पूछा जाए मेरे से फ्लक्स का नेचर कैसा है, तो सर हमें सिंपल सा ये देखना है कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स का नेचर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो फ्लक्स का नेचर नेगेटिव है। अब जो कि ये चार्ज रखा हुआ है बच्चों, इंडक्शन फिनोमेना ही बोलना अपन को। इंडक्शन फिनोमेना क्या करेगा? नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेचर का है तो नेगेटिव चार्जेस इसके पास एसोसिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो इस गॉसियन सरफेस में कैसा चार्ज एसोसिएट हो गया बच्चों? पॉजिटिव नेचर का। तो फ्लक्स का नेचर कैसा आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव इन नेचर। फ्लक्स इज इन पॉजिटिव इन नेचर। जल्दी बताओ बच्चों, समझ में आया? चलिए बच्चों, अब वो वाला क्वेश्चन उठाते हैं जो कि अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि ये हेमिस्फीयर है, दिस इज बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, ठीक है। दो पार्ट है तो दोनों पार्ट साथ के साथ बना लेते हैं जिससे हमें दोनों के दोनों पैरेलली समझ में आ जाए। ये भी सेम रेडियस r। पहले पार्ट में बोला गया चार्ज में चार्ज इससे जस्ट ऊपर रखा हुआ है, जस्ट ऊपर, यानी एक ऐसा बाउल है, उस बाउल के सेंटर से जस्ट ऊपर चार्ज रखा हुआ है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, और दूसरे केस में बिल्कुल ऑन द सरफेस रख दिया चार्ज। बोला गया फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। देखिए हालांकि इस क्वेश्चन को समझना बहुत इजी है, समझो, जो कि पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने वाली है। यस या नो बोल दो बच्चों जल्दी जल्दी। चलिए ऐसे जाने वाली है। तो अब एक बार बताओ, जस्ट अबव रखा है, जस्ट अबव, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलने वाली है, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, कुछ लाइंस ऊपर जाएंगी जो कि नहीं निकलने वाली। यानी मैं ये कह सकता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, इस चार्ज में से आधी लाइन इस वाले सरफेस में से निकल के जा रही है। दूसरी चीज,
जितनी लाइन इस वाले बेस में से निकल के जा रही है, एंटर कर रही है, उतनी ही लाइन इस कर्व्ड सरफेस में से भी निकल रही है। तो यानी जितना फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट होगा उतना ही फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट होने वाला है। अब ये बताओ, क्या कंप्लीटली चार्ज, पूरे चार्ज की एनर्जी जा रही है कि इसमें से पास होके? नहीं सर, आधी एनर्जी जा रही है। अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं तो आधी एनर्जी तो ऊपर चली गई, आधी ही एनर्जी इसमें से पास हो रही है। बेसिकली चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या हाफ हो जाएगा? हाफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा सर। तो इसमें से भी एनर्जी कितनी आएगी? Q, फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों? Q/2 into एप्सिलॉन नॉट। और इसको आप लोग एनालाइज कर सकते हो इजीली। देखिए, चार्ज में से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, तो इसमें से आधी ही लाइंस इस वाले में से निकल के जाने वाली है। दूसरी चीज, जितनी लाइंस इसमें एंटर करेगी उतना ही कर्व सरफेस में से बाहर जाने वाली है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या लेंगे? कंप्लीट या हाफ लेंगे, क्योंकि हाफ के कारण एनर्जी तो बाहर जा रही है जो कि नहीं एसोसिएट कर रहा। सिंपल। अब इसमें आ जाओ। अब जब हमने सरफेस पे रख दिया बच्चों, तो सरफेस पे से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी ना। तो जो चार्ज सरफेस पे रखा है, कल भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो भी चार्ज सरफेस पे आ जाएगा उसके कारण फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए जाएंगी और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो अब फ्लक्स थ्रू दिस बेस तो जीरो हो जाएगा। और रीजन भी समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेज करते हुए जाएंगी बच्चों, एरिया वेक्टर ऊपर है। इसमें से देखो, इसमें से अभी भी आधी लाइन सी जाएंगी, तो कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स कितना आ जाएगा? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आई? अच्छा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। देखिए, ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट बहुत इजी बना देता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को। हालांकि डायरेक्ट रिजल्ट भी कई बार याद कर लेते हैं हम लोग। बेसिकली इट्स अ रिलेशन बिटवीन जो हम पढ़ने वाले हैं, इट्स अ रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जो हम पढ़ने वाले हैं, प्लेन एंड सॉलिड एंगल। अब बात ये आती है, प्लेन एंगल तो हमें पता है, किसी भी दो सरफेस के बीच में बनने वाला है ये एंगल, ये प्लेन एंगल है थीटा। ये आर्क लेंथ हम लोगों ने देखी है, बहुत बार यूज किया है। ये रेडियस r मान लूं, अगर मैं ये x मान लूं आर्क लेंथ, तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ दिस इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू थीटा इनटू r। तो हम लोग इजीली प्लेन एंगल तो हम लोगों ने पढ़ा है, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? रेडियन, यूनिट रेडियन होती है। चलिए, अब जो ये सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है? बेसिकली इट्स अ 3D एंगल। अब 3D एंगल कैसे बनता है? सिंपल सी बात करो। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने ढंग से देखी है कैरेट की शेप, तो कैरेट की शेप या मूली की शेप अगर आप लोगों ने देखी है, तो वो कुछ ऐसी सी होती है, नीचे से पतली होती है, ऊपर चलते चलते मोटी होती है, ऐसे कुछ। ये भी बेसिकली एक सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अभी आई टेल यू सॉलिड एंगल क्या होते हैं। जो बर्थडे पे वो हैट पहनते, कैप पहनते, दैट पर्टिकुलर कैप इज आल्सो अ सॉलिड एंगल। ये वाली आप लोगों ने कभी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, सिरिंज जो होती है उसमें जब आप लोग प्रेशर लगाते हो या पिचकारी, जब प्रेशर लगाते हो तो पानी का फ्लो होता है, पानी बाहर निकलता है, वो भी समहाउ ऐसे ही निकलता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंगल। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जो हम बात करते हैं। नाउ बेसिकली सॉलिड एंगल होता क्या है? इट्स अ 3D एंगल। तो रियलिटी में अगर आप एक कोन ले लो बच्चों, जो आप आइसक्रीम खाते हो कोन शेप में, दैट इज आल्सो 3D एंगल। तो जो ये एंगल सस्टेन होते हैं ना बच्चों, ये एंगल, दिस एंगल इज बेसिकली 3D एंगल, दिस इज 3D एंगल। जो ये एंगल बनने वाला है, अगर आप लोगों ने कोन देखी है तो कोन के अंदर झांक के देखो, तो जो वो एंगल बनने वाला है ना, दैट इज 3D एंगल। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज टी रेडियन। याद करो, हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी, दो, रेडियन एंड टी रेडियन। तो रेडियन को प्लेन एंगल अभी तक पढ़ते आए और सॉलिड एंगल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड एंगल बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओम,
सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय O। और एक चीज और बच्चों, इसके ये जो एक्सिस है ना, ये वाली, इससे जो ये एंगल होता है, दिस इज सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा रिप्रेजेंट कर दो आप, थीटा या अल्फा मान लो, अल्फा सेमी वर्टिकल एंगल। इसी को कई किताबों में हाफ एंगल के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल या हाफ एंगल। चलिए, नाउ इट्स अ रिलेशन बिटवीन O एंड अल्फा। तो O में अल्फा का प्रूफ अभी हम करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, 2 पाई 1 माइनस cos of alpha, this is solid angle, it's a relation between solid angle। अब ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, प्रूफ I and I, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, बट प्रूफ अभी करा देता हूँ। सॉलिड एंगल और ये सेमी वर्टिकल एंगल। अब देखो, अब बात आती है 3D एंगल बनता कैसे से। मैं तो ये कह रहा हूँ कैसी भी शेप ले लो आप, कैसी भी शेप, कोई भी शेप ले लो, इट मे बी अ रिंग, मे बी अ डिस्क, मे बी एनी आर्बिट्रेरी शेप, एनी आर्बिट्रेरी शेप। हमें इस पॉइंट पर अगर इसका सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर, तो क्या करो बच्चों, इसके पेरिफेरी बेसिकली आउटर लाइन, इसकी आउटर लाइन से हर एक पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दो, हर एक पेरिफेरी से हर एक पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दो। तो अब आपको समझ में आ गया। तो जो ये एंगल बनने वाला है ना, ये एंगल, दिस इज योर 3D एंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी बना लो, हर एक पेरिफेरी से हर एक पॉइंट को कनेक्ट कर दो, जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है। सिमिलरली यहाँ से निकालना चाहते हो कि कोई भी शेप हो बच्चों, हमें उससे क्या मतलब। तो ये एंगल, दिस इज योर 3D एंगल, ठीक है। ये एंगल होता है, सॉलिड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि लेट्स से ये हमारा एक स्फीयर है, स्फीयर, ठीक। इस सेंटर पर हमें चेक करना है कि इस वाली आर्क ने कितना एंगल सस्टेन किया है। तो ये इसकी पेरिफेरी को मिला दूं तो बेसिकली ये कुछ ऐसी शेप बनेगी जस्ट लाइक योर कोन। इसको बाहर निकालो, इस वाले पार्ट को बाहर निकालो। अगर इस वाले पार्ट को बाहर निकालना और मैं ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, ये बाहर बना दिया। अब ये पहली बात तो एक चीज समझना, दिस इज आर, दिस इज आर। और दूसरा जो ये एरिया है ना बच्चों, ये बहुत छोटा एरिया, बहुत छोटा एरिया, ये इतना छोटा एरिया है कि मैं ये मान सकता हूँ कि इसके हर पॉइंट से जो ये पेरिफेरी को हम ज्वाइन करेंगे, सभी का डिस्टेंस कितना हो बच्चों, आर, आर। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन किया गया कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू दी आर, परपेंडिकुलर टू दी आर। इसके आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया, परपेंडिकुलर टू दी आर डिवाइडेड बाय ये वाला आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो बस। ये आपके पास सॉलिड एंगल का रिजल्ट आ गया। बेसिकली अगर हम बात करें तो सॉलिड एंगल इज नथिंग बट एरिया परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, एरिया परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। अब ये सॉलिड एंगल का आपके पास वो आ जाए। अब सॉलिड एंगल को हमें प्रूव करना है, तो सॉलिड एंगल का जब प्रूव करना है तो हमें बेसिकली ये एरिया ऑफ कैप निकालना है, हमें ये एरिया ऑफ कैप निकालना है जिसकी हमें जरूरत है। अब इसको प्रूव करने के लिए हल्का सा मैथमेटिक्स है जिसको मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। चलिए, तो सॉलिड एंगल हम लोगों ने क्या बोला, एरिया परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर, हमें ये याद रखना है बस, एरिया परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। हमने माना कि ये बेसिकली हमारे पास एक कोन है, ठीक है बच्चों। एक कोन मतलब जिस स्फीयर में से हमने काट लिया ये कोन, ये उसका पार्ट है, उसकी वो है ये वाला कैप, हमें इसका कैप निकालना है, कैप का एरिया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ से देखो,
ये, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो जो ये एंगल मान लिया, ये एंगल इज अल्फा, दिस इज सेमी वर्टिकल एंगल, दिस इज अल्फा, और ये डिस्टेंस हम लोग मान के चल लेते हैं लेट्स से कैपिटल आर। तो कैपिटल आर है तो यहाँ पर भी कैपिटल आर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, सिंपल सी बात। अब ये बताओ जब इसका एरिया निकालूंगा बच्चों, इसका एरिया, तो ये वाले आर्क को मैं कैसे करूँ? तो सर हम क्या करेंगे, जो कि एक स्फीयर की कैप मिलेगी, ऐसी कैप मिलेगी, तो इस कैप को जब हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे तो छोटी छोटी रिंग्स बनेगी ना, और रिंग्स लेना आपको पता है कैसे निकालते थे हम लोग, थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग लेते थे बच्चों, थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग लेते थे, ये रिंग। अब ये बताओ जो ये रिंग आई है, ये वाली रिंग, ये हाफ रिंग आई है, कंप्लीट रिंग आई है? सही, तो पूरा चक्का निकलेगा ना, तो पूरी की पूरी रिंग आएगी। चलिए, तो थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग जिसकी मोटाई कितनी हो जाएगी बच्चों, r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा इसकी मोटाई हो गई। अब इसका रेडियस मैंने ये मान लिया स्मॉल r, रेडियस मान लिया मैंने स्मॉल r, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? सर देखिए ये पूरा का पूरा r है, कैपिटल R, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट r cos थीटा हो गया, ये कंपोनेंट r sin थीटा हो गया, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? कैपिटल R इंटू sin थीटा। हमें तो इसका एरिया निकालना है, इस शेडेड वाले का एरिया निकालना है, इस रिंग का एरिया। तो रिंग का एरिया डीए कैसे निकालूं बच्चों? रिंग का एरिया ऑफ रिंग क्या हो जाएगी बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है बच्चों? 2 पाई r, 2 पाई स्मॉल r इंटू r डी थीटा, उसकी मोटाई, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, खत्म। डीए निकालो बच्चों, क्या आ गया बच्चों? r की वैल्यू को r sin थीटा पुट करो, r sin थीटा पुट करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू sin थीटा इंटू d थीटा। इंटीग्रेट कर दो, बाकी है इंटीग्रेशन कहां से कहां, इंटीग्रेशन कहां से कहां, इंटीग्रेशन करना है बच्चों। देखिए आधा पोर्शन लिया है तो आधी भी ऊपर भी कवर है, नीचे भी कवर है, तो 0 से अल्फा कर दो, 0 से अल्फा, 0 से अल्फा, दैट्स इट। तो 0 से अल्फा क्यों कर रहे 0 से अल्फा? क्योंकि हमने हाफ रिंग ऊपर लिए, देखो एक रिंग लिए ना, इसका आधा पोर्शन ऊपर कवर हो गया एक ही रिंग में, तो सिमेट्री लगाएंगे 0 से अल्फा, खत्म। आ जाओ आंसर देखो, 2 पाई r स्क्वायर sin का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, 0 से अल्फा, तो 2 पाई r स्क्वायर माइनस बाहर लेके आ जाओ बच्चों, cos अल्फा माइनस cos 0, cos 0 1 होता है बच्चों, माइनस साइन अंदर लेके आ जाओ, 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ अल्फा, ये आपके पास सॉलिड डी एरिया आ गया बच्चों, दिस इज एरिया। नाउ सॉलिड एंगल निकालो, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ये रहा 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फॉर्मूला कितना बना बच्चों? 2 पाई 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। देखिए सिंपल, ये रिजल्ट आप याद रखना, प्रूफ आपको याद हो तो भी अच्छा, ना याद हो तो भी अच्छा, प्रूफ निकालने में कोई मुश्किल है नहीं, 2 लाइनों का प्रूफ है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हम लोगों को 1.5 पेज लगा था, उसको एक लाइन में देखो कैसे निकाला। अब देखिए, तो हमारे पास रिलेशन क्या है बच्चों? रिलेशन आया हमारे पास ऑन दिस इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। अब इस अल्फा पे चर्चा करता हूं थोड़ी सी, रीजन समझना। अल्फा वैसे तो हमने देखा था कि जब ये कैप लिया था तो ये हाफ एंगल हम लोगों ने अल्फा माना था। अभी सुनना, मान लो ये कैप ऐसे थी, मान लो जो भी स्फीयर था ना हमारे पास, स्फीयर कुछ ऐसा था, और इस स्फीयर में से हमने ये वाली कैप निकाली थी, बस ये वाली कैप, तो हमने बोला कि दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है सर। अभी इस स्फीयर का अगर हम, और एक चीज और याद रखना है, क्या? अल्फा में जब आप एक छोटी सी रिंग लेके चलेंगे,
छोटी सी रिंग लेके जब छोटा सा एलिमेंट चूज किया था आप लोगों ने, तो सिमेट्री से वो अपने आप कवर होता है, कहते हैं नहीं, आपको केवल और केवल ये एंगल निकालना था बस। अच्छा अब देखना, अब मैं इस वाली कैप से हेमिस्फीयर बना रहा हूँ, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर कब बनेगा, जब ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी बच्चों और ये वाली लाइन यहाँ पर चली गई, तो ये हेमिस्फीयर बन गया। हेमिस्फीयर बन गया तो अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी बच्चों, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। पुट अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा जब 90 डिग्री पुट किया तो सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर कितना है बच्चों, सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर अल्फा 0 हो गया बच्चों। भैया अल्फा 90 हो गया तो cos 90 0, तो 1 - 0 1, तो 2 पाई। अच्छा अब इसको पूरा हेमिस्फीयर बनाना है, तो जो वाली लेंथ ये थी बच्चों, इसको घुमाओ पूरा, इसको यहाँ पर लेके आओ, इसको भी यहाँ पर लेके आओ। तो अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो गया ये, दैट इज पाई। पुट पाई, तो cos पाई -1 मतलब -1 into माइनस, तो +1 1 + 1 2 2 into 2 4 पाई। तो सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट स्फीयर कितना हो गया बच्चों, 4 पाई। अब याद रखना बच्चों, ये एक कंप्लीट स्फीयर, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्लोज्ड सरफेस के बारे में। कैसा भी क्लोज्ड सरफेस हो बच्चों, कैसा भी, इट मे बी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, तो भी सॉलिड एंगल कितना जाएगा बच्चों, 4 पाई। अब सर ये क्यों बात करें क्लोज सरफेस, आप लोग दोस्त फिर हमने क्या बोला था कि किसी भी क्लोज सरफेस में कितना फ्लक्स, कितना चार्ज रखा हुआ है, केवल और केवल वो कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स के लिए। और किसी भी क्लोज सरफेस में सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, 4 पाई। कितना बन रहा है बच्चों, 4 पाई। यानी अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये क्लोज सरफेस है, इट में बी ऑफ एनी शेप, इसके अंदर चार्ज है q, तो फ्लक्स कितना है बच्चों, फ्लक्स है q/ε0, फ्लक्स है q/ε0। ध्यान से सुना, मैंने बोला इसमें जो सॉलिड एंगल बन रहा है वो 4 पाई बन रहा है, तो 4 पाई सॉलिड एंगल ने कंट्रीब्यूट कितना किया, q/ε0। तो एक सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स निकलेगा बच्चों, q/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान रखना ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा में से कितना निकलेगा बच्चों, सिग्मा में से, तो सिग्मा में से निकलेगा सर q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा। जल्दी बताओ ये रिलेशन समझ में आया क्या बच्चों, किसी भी क्लोज्ड सरफेस का सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई रहने वाला है। और दोस्त हमने क्या बोला कि उस 4 पाई में से जो फ्लक्स होगा, केवल और केवल अंदर वाला चार्ज, जो सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो फ्लक्स का होगा कि q/ε0 को हो गया। अब सॉलिड एंगल की टर्म्स में देखो कि 4 पाई सॉलिड एंगल के कारण जो फ्लक्स निकलेगा वो q/ε0 निकलेगा। तो एक में से कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो अगर हमें कुछ सॉलिड एंगल पता है तो उसमें से कितना निकलेगा। अब सॉलिड एंगल कैसे पता लगेगा, ये ना देखो, ये अल्फा आपको गिवन होगा, तो सॉलिड एंगल निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। सॉलिड एंगल पता लग गया, अब उस पार्ट में से कितना फ्लक्स जाएगा वो यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है बच्चों, अब जो कल क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोग ने इंटीग्रेशन यूज किया था, देखिए एक लाइन में कैसे निकालती है। देखिए कल जो क्वेश्चन था वो ये था बच्चों, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से ए सेपरेशन पर एक डिस्क रखी हुई है, डिस्क। बोला गया फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, रियलिटी में हमें ये अल्फा गिवन होगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल और अल्फा में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन रहा। अभी देखिए, अभी अगर ये पूरे में निकलती रेडिएशन 3D में है ना, 3 डायमेंशन में निकलती, तो पूरा अगर मैं क्लोज कर देता इसको, पूरा क्लोज सरफेस होता तो फ्लक्स कितना होता, कंप्लीट क्लोज्ड सरफेस के कारण जो फ्लक्स होता बच्चों वो होता, जल्दी बोलो, q/ε0। और कितने रेडियन होते हैं उसमें, 4 पाई रेडियन का एंगल होता। तो 1 के कारण बोलो बच्चों q/4 पाई एप्सिलॉन। इस वाले के कारण बोलो बच्चों तो q/4 पाई एप्सिलॉन 2 पाई 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। अब बात आती है अल्फा कैसे निकाले, तो देखिए cos अल्फा की वैल्यू ये रेडियस r है बच्चों,
ये a है तो cos अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, पर बेस बाय हाइपोटेन्यूज उसको a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यहाँ पे रख दो वैल्यू। देखो 2 पाई ने 2 पाई को मारा तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना है बच्चों, q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देखो चेक करो यही रिजल्ट आया था, और ये बहुत इजी और बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजी है। अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको प्रैक्टिस करना। मान लो ये हमारे पास एक सिलेंडर है बच्चों, सिलेंडर साइड मान लेते हैं L, इसका रेडियस मान लेते हैं बच्चों, रेडियस मान लिया R, बिल्कुल सेंटर पर चार्ज रखा गया है Q, बोला गया फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, दिस इज कर्व्ड सरफेस। दिमाग लगाना बच्चों, बोलोगे तो इंटीग्रेशन से भी करा दूंगा, नहीं तो लॉजिक लगाओ बाय यूजिंग सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल से करो इसको। थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लोज है बच्चों, चलिए दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। देखिए बोला गया कि यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलते हैं। ठीक, यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली Q1 से तो वो अल्फा एंगल बना रही है, और जब इसमें एंटर करी तो वो बीटा एंगल बना रही है। ठीक, बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ magnitude of Q1 by Q2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस ये गिवन है हमारे पास कि यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो अल्फा एंगल में निकल रहा है, और जो यहाँ से फ्लक्स आ रहा है एंटर कर रहा है वो बीटा एंगल पर आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गई, ये पॉजिटिव नेचर का है, ये नेगेटिव नेचर का है, ये तो समझ में आ गया। फिर कैसे करें बच्चों, अब एक बात बताओ, उसको बोलो 2 मिनट के लिए सोचो, अगर ये अकेला आइसोलेट चार्ज होता तो इसमें से लाइंस कितनी निकलने वाली थी, कितनी लाइंस निकलती सर, अभी देखा है सॉलिड एंगल से, तो अगर ये पूरा एंगल होता तो यहाँ से जो लाइंस फ्लक्स निकलने वाला था वो Q/4πε0 निकलता। इसमें से सर इसमें Q/4πε0 आता। अब देखो ये एंगल अल्फा गिवन है हमें बच्चों, ये हमें वो है सेमी वर्टिकल एंगल, तो जितना फ्लक्स यहाँ से निकला Q1 से सर उतना ही तो फ्लक्स यहाँ पे जाएगा Q2 में, तो दोनों के फ्लक्स को कंपेयर कर दो बस, फ्लक्स बाय Q1 इज इक्वल टू फ्लक्स बाय Q2। जितना फ्लक्स यहाँ से निकलेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ पर एंटर करेगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दो। अब Q1 से कितना फ्लक्स निकला, अब ये भी निकला कि भैया ये बताओ 4 पाई से कितना निकलेगा, सर 4 पाई से निकलता है Q1/ε0, तो 1 से कितना निकलेगा Q1/4πε0। तो सॉलिड एंगल में से बेसिकली अगर हमें सॉलिड एंगल गिवन है तो ओमेगा में से कितना निकलेगा, तो ओमेगा में से निकलेगा Q1/4πε0 इनटू 2π1 माइनस cos ऑफ अल्फा। ये तो फ्लक्स थ्रू Q1 आ गया। सिमिलरली डायरेक्ट लिखूं हम इसको, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों Q2/2πε0 इनटू 2π जो कि सॉलिड एंगल है, 1 माइनस cos ऑफ बीटा। देखिए 4πε0 2π 4πε0 2π कैंसिल आउट, तो यहाँ पे Q1 बचा, Q1 इंटू 1 माइनस cos ऑफ अल्फा बचा बच्चों, यहाँ से Q2 1 माइनस cos ऑफ बीटा बचा बच्चों। Q1/Q2 निकालना तो Q1 को इधर रखो, Q2 को नीचे ले आओ बच्चों, 1 माइनस cos ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो हमसे पूछा गया। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इनिशियली दिमाग नहीं लगा पाते,
अनडाउटेडली नहीं लगा पाते अगर हमें पता भी ना हो कि रियलिटी में हमें क्या करना है। पर जो कि अभी अभी हमारा टॉपिक सॉलिड एंगल चल रहा था, तो अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि जितना फ्लक्स यहाँ से निकलने वाला है उतने फ्लक्स यहाँ पे एंटर करने वाला है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर दो। और फिर कह रहा हूँ बच्चों, ये रिलेशन तो स्टैंडर्ड रिलेशन है, इसको तो याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मदद मिलने वाली है। इसी चैप्टर की बात करें आप लोग, आगे आप पावर वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो भी। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।